हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट डायमेंशंस और जनरल फिजिक्स इस टॉपिक से जेई मेन में जो अभी अप्रैल मंथ में हुआ उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स थे 8, तो 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए। उसमें से एक था सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बेस्ड, एक एरर एनालिसिस पर बेस्ड और बाकी क्वेश्चंस डायमेंशनल एनालिसिस से पूछे गए। पहला क्वेश्चन 8th अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का, इन SI यूनिट्स द डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट एस। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और म्यू नॉट ये फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। तो या तो आप इन दोनों की डायमेंशंस फाइंड करें, उनको सब्सटीट्यूट करके उसका रूट ले लें। एक तरीका ये है, या फिर आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, C इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या फिर C स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा हुआ है। C इज स्पीड ऑफ लाइट। अब क्या करें, इधर RHS में मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो C स्क्वायर बराबर कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेने पर क्या हो जाएगा फिर? C इक्वल्स टू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, जिसकी डायमेंशन हमें चाहिए, और इसका स्क्वायर रूट होगा एप्सिलॉन नॉट, उसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब यदि हम इन दोनों की डायमेंशंस फाइंड कर लें, उनका प्रोडक्ट ले लें, तो हमको इसकी डायमेंशन मिल जाएगी। अब C क्या है? C इज स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी डायमेंशन LT-1 होगी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपको कूलम्स लॉ से याद आएगा इसकी यूनिट, पहले कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम मतलब चार्ज, AT, तो उसका स्क्वायर हो गया A2T2। न्यूटन इज फोर्स, MLT-2, एंड मीटर मतलब लेंथ, L2। आगे इसको सॉल्व करें तो A2T2 और ये -2 ऊपर जाएगा तो ये T4 हो गया। A2T4 M-1 और L-3, ये डायमेंशन आ गई एप्सिलॉन नॉट की। हमको इन दोनों का बस अब प्रोडक्ट लेना है, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो LT-1 ये C का डायमेंशन, और A2 T4 M-1 L-3 ये डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। ऑर्डर आप यहाँ देखें, पहले A लिखा है फिर T लिखा है, तो वही ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। ये आगे लिखेंगे तो A2 और T क्या होगा? 4 - 1 यानी 3, A2T3। तो यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। फिर M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं। M इज -1 और L की कितनी टर्म्स हैं? एक ये है और एक ये है। 1 - 3 इज -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट का। A2T3 M-1 L-2, एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 8th अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। इफ सरफेस टेंशन S, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and Planck's constant h were to be taken as the fundamental units, the dimensional formula for linear momentum would be। तो हम जानते हैं MLT फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और इनकी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स, और इनकी टर्म्स में बाकियों को एक्सप्रेस करते हैं, जिन्हें डेराइव क्वांटिटीज और यूनिट्स को डेराइव यूनिट्स कहते हैं। पर किन्हीं भी 3 फिजिकल क्वांटिटीज के सेट को मैकेनिक्स में फंडामेंटल माना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने सरफेस टेंशन को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और प्लैंक्स कांस्टेंट को फंडामेंटल रिगार्ड कर लिया। तो लीनियर मोमेंटम ये डिराइव्ड हो जाएगा, और लीनियर मोमेंटम की यूनिट इनकी यूनिट्स पर डिपेंड करेगी। तो आपने डायमेंशनल एनालिसिस में, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में डिराइविंग न्यू रिलेशनशिप्स, वो एक एप्लीकेशन पढ़ा हुआ है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी? तो आपको मालूम है इसकी और स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन एक जैसी होती है, F/L, फोर्स अपॉन लेंथ यानी MT-2, ये याद आना चाहिए। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² से याद आना चाहिए कि ये होगा ML2, r मतलब रेडियस, मतलब ये लेंथ, तो ML2। प्लैंक्स कांस्टेंट की कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो E इज इक्वल टू h न्यू,
एनर्जी ऑफ फोटोन यदि आपको याद आ जाता है तो H बराबर क्या होगा, H बराबर होगा एनर्जी मतलब ml2t-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी मतलब भी t-1, तो ml2t-1 ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का, जो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन से सेम होता है। ये हमको पहले फाइंड आउट करके रख लेना होगा। अब क्योंकि लीनियर मोमेंटम मतलब ही p ये कैसा हो गया डिराइव्ड, और s i और h हो गए फंडामेंटल, तो हमको लिखना पड़ेगा p इक्वल्स टू, यहाँ कांस्टेंट आएगा जिसको हम छोड़ रहे हैं, s पावर a फिर i पावर b और प्लैंक्स कांस्टेंट पावर c, ऐसा एक रिलेशन बनाकर दोनों तरफ की डायमेंशंस को पुट कर देंगे mlt की टर्म्स में। तो p की डायमेंशन क्या होगी, mlt-1 मास इनटू वेलोसिटी, वही होता है लीनियर मोमेंटम। सरफेस टेंशन mt-2 अभी हमने फाइंड किया, पावर a मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml2 पावर b और h ml2t-1 पावर c। अब पावर्स को रीअरेंज करेंगे, m का पावर इधर से a, इधर से b, इधर से c, यानी m रेज टू दी पावर a प्लस b प्लस c। फिर l इसमें नहीं है, l यहाँ से आएगा 2b, इधर से आएगा 2c यानी 2b प्लस 2c। t यहाँ से आएगा -2a और इधर से आएगा -c इज इक्वल्स टू m1l1t-1। अब इनको कंपेयर्स कर देते हैं पावर्स को, क्योंकि इस रिलेशनशिप की करेक्टनेस के लिए पावर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ mlt मस्ट बी इक्वल फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। From principle of homogeneity, for the correctness of this relation, powers of mlt on both sides must be equal। तो हमको तीन लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी। एक इक्वेशन होगी a प्लस b प्लस c, जो m का पावर है RHS में और LHS में 1, एक इक्वेशन ये मिला। दूसरा मिलेगा 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 1, और तीसरी इक्वेशन मिलेगी -2a माइनस c इज इक्वल टू -1। हमको ABC की वैल्यूज फाइंड करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर देनी है, तो हमको लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन मिल जाएगी। अब मैं काम करता हूँ इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 2, और इसे यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, 2b प्लस 2c इज 1, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1, एंड सो a कम्स आउट हाफ। a की वैल्यू जब आ जाएगी तो इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं c की वैल्यू निकालने के लिए, तो c इज इक्वल टू -2a प्लस 1, -2 इंटू हाफ प्लस 1, -1 प्लस 1 0 हो गया, यानी c मिला 0, a है हाफ। अब चाहिए हमें b के लिए यहाँ आ जाते हैं, c तो 0 है ही, b बराबर कितना होगा हाफ के बराबर, यानी फाइनली हमको क्या क्या मिला, a इक्वल्स टू हाफ, b इक्वल्स टू हाफ एंड c इज 0। इनको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा s पावर a यानी s पावर हाफ, फिर i पावर b यानी हाफ, और h पावर 0। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, लीनियर मोमेंटम का, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट्स के टर्म्स में या खुद उनके टर्म्स में, s हाफ, i हाफ, h 0, एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अभी अगला क्वेश्चन, 10th अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। इन द फॉर्मूला x इक्वल्स टू 5yz स्क्वायर, x and z have dimensions of capacitance and magnetic field respectively. What are the dimensions of y and SI units? तो इसमें से y को abstract कर लेंगे, y बराबर कितना होगा, तो y बराबर होगा x अपॉन 5z स्क्वायर। अब y की डायमेंशंस हमको चाहिए, x बताया हुआ है कि ये कैपेसिटेंस है और z है मैग्नेटिक फील्ड, तो इनकी डायमेंशंस निकाल कर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और y की डायमेंशन हमें मिल जाएगी 5 डायमेंशन लेस है। तो x क्या है, तो x है कैपेसिटेंस, x इज कैपेसिटेंस, तो आपको याद आना चाहिए c बराबर होता है q अपॉन v, q अपॉन v। डायमेंशंस याद नहीं की जा सकती हैं, उनको तो उसी समय वर्कआउट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो ये x क्या बोला हुआ है कैपेसिटेंस, q बाई v, v क्या होता है, v होता है w बाई q, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन w, q स्क्वायर्ड मतलब a2 t2
और वर्क डन मतलब ml2t माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डायमेंशन मिल जाएगा x का। क्या आएगा वो m-1, इसको ऊपर ले जाएं तो l-2 t4a2, ये x, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। z क्या बोला हुआ है, z है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी b, और b की यदि यूनिट आपको याद आ जाती है, b की यूनिट्स आपने पढ़ी होंगी, एक होती है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये याद आ जाती है तो आपका काम बन गया। न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये ऐसा यूनिट है। तो न्यूटन मतलब फोर्स mlt-2 अपॉन एम्पियर का ये आएगा क्योंकि फंडामेंटल है, ये लेंथ है, l यहाँ से कट गया तो m1, l है नहीं, t-2 a-1, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है सिर्फ, 5 तो डायमेंशन लेस है, x ये आया हुआ है m-1 l-2 t4 a2, 5 डायमेंशन लेस, z स्क्वायर मतलब इसकी स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, m2 t-4 a-2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m-3, तो इसमें से ऑप्शन 3 को ही करेक्ट होना पड़ेगा, बाकी सब पावर्स अलग हैं। तो केवल m तक भी सॉल्व हुआ तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। आगे सॉल्व करें, फिर l कितना है -2, फिर t ये -4 है, ऊपर जाने पर ये 8 हो जाएगा t का पावर, और a ये -2 है, ऊपर जाने पर ये 4 बन जाएगा। तो बाकी भी पावर्स वही आ रही हैं, -3, -2, 8 and 4, and so 3 is correct. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th April morning shift. Which of the following combinations has the dimensions of electrical resistance? Epsilon naught is permittivity of vacuum and mu naught is अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th April shift 1. Which of the following combinations has the dimensions of electrical resistance? Epsilon naught is the permittivity of vacuum and mu naught is permeability of vacuum. हमको बताना है इनमें से किसकी डायमेंशन रेजिस्टेंस की डायमेंशन से सेम है। तो पहले R की डायमेंशन निकाल लेते हैं। R बराबर क्या होता है, V/I, और V क्या होता है, V होता है W/Q। अब वर्क डन की डायमेंशन ml2t-2, चार्ज की डायमेंशन AT, और ये तो करंट है, फंडामेंटल है तो A हो जाएगा, इसलिए ये A2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, m1 l2 t क्या हो जाएगा -3 और A -2, ये है रेजिस्टेंस की डायमेंशन। अब हमको इसमें से चेक लगाना है कि किसकी डायमेंशन रेजिस्टेंस की डायमेंशन से सेम है। तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये दो हो नहीं सकते, 2 या 4, पॉसिबिलिटी इन दोनों में से किसी की है। तो हो सकता है आप यहाँ से चेक लगाना शुरू करें तो आपको डायमेंशन इसका रेसिप्रोकल मिलेगी। एक्चुअली ये है रेजिस्टेंस का डायमेंशन। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ 3, मैंने ये एक्सप्रेशन लिया म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जैसा अभी हमने पहले भी एक प्रॉब्लम किया था, सी स्क्वायर बराबर होता है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्या करें, अब की बार हम म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। इसको हटाता हूं मैं और इसको लेता हूं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट का मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी नीचे भी। और अब स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये होगा सी, ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और अब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हमको सी म्यू नॉट पर फोकस करना है। तो अब की बार आया था ये सवाल, इसकी डायमेंशन निकालने को आई थी। हो सकता है अगली बार इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करने को आ जाए, तब आपको ये ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो सी म्यू नॉट, सी तो है स्पीड ऑफ लाइट LT-1, अब ये म्यू नॉट कहाँ से मिलेगा, तो आपको याद आना चाहिए B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट NI। याद आया होगा
किसी सोलोनाइट के लिए फील्ड का फॉर्मूला है ये। इसमें से आप म्यू नॉट निकाल लो, बी अपॉन एन आई, बी अपॉन एन आई। बी क्या है? तो बी है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, और न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर ये बी के लिए। ये एक करंट यहाँ आएगा तो ये A2 हो जाएगा। और एन क्या है? एन इज नॉट नंबर बट नंबर पर यूनिट लेंथ, और इसलिए 1/L हो जाएगा वो। तो मीटर ऊपर जाकर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कुछ लोगों को ये डायरेक्टली याद होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो न्यूटन लिखूं मैं यहाँ MLT-2, और एम्पियर स्क्वायर ये ऊपर जाने पर ये -2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। M1 मैच हो रहा है, L ये एक L, ये एक L, L2 फिर से मैच हो रहा है, T ये -3 होगा, और A -2 है। इसका मतलब इस क्वांटिटी की डायमेंशन रेजिस्टेंस की डायमेंशन के इक्वल है। और ये खुद है क्या? C म्यू नॉट, ये है अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एरर एनालिसिस से। इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, time taken for 20 oscillations is measured by using a watch of 1 second least count. The mean value of time taken comes out to be 30 seconds. The length of pendulum is measured by using a meter scale of least count 1 millimeter, and value obtained is 55 centimeter. The percentage error in the determination of G is close to. तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? T is equals to 2 pi under root of L by G. स्क्वेयरिंग कर दें बोथ साइड्स तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G। तो सभी बच्चों ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। G इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। क्या करेंगे? लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इस तरफ क्या लिखेंगे? डेल्टा G बाई G या टी G अपॉन G, जैसा आप चाहें, और इधर डेल्टा L बाई L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T बाई T। दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर जैसी बात हो जाएगी। डेल्टा G बाई G इंटू 100%, ये फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू डेल्टा L बाई L। लेंथ के बारे में यहाँ बात हुई है। कहाँ पर क्या बोला हुआ है? यहाँ पर टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय मीटर स्केल, लीस्ट काउंट 1 mm। तो यहाँ 1 मिलीमीटर पुट करेंगे और 55 सेंटीमीटर यहाँ पुट करेंगे। मिलीमीटर का सेंटीमीटर बनाना है तो 0.1 अपॉन 55 कर दें इंटू 100, यहाँ भी प्लस 2 टाइम्स। टाइम पीरियड की कहाँ बात हो रही है? यहाँ 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम मेजर किया, 30 सेकेंड आया, लीस्ट काउंट है 1, तो यहाँ आएगा 1/30 इंटू 100, और यही हमारा आंसर होगा। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना होगा? ये हो जाएगा 100 अपॉन 550, 100 अपॉन 550 प्लस यहाँ क्या होगा? 200/3, 200/3। ये इस 100 को दूर ही रहने देते इससे तो भी काम चल जाता। 100 को दूर रहने दें तो क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 550, 1 अपॉन 550, और इधर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2/30, यहाँ होगा 2/30, और बाहर 100 कर देते हैं परसेंट। ये हमसे पूछा हुआ है। तो कैसे अब आगे बढ़ें? 2/30 यानी 1/15 यहाँ आएगा, और यहाँ तो बहुत कम होगा 1 से, तो 1/15 इंटू 100 ही हमको आसपास उसके आंसर आ जाएगा। 1/15 इंटू 100, 100/15 यानी 20/3 यानी 6.67 के आसपास आंसर होगा। और 6.67 में थोड़ा सा ये और ऐड हो जाएगा तो आंसर क्लियरली 4 है। बाकी सब तो ये बहुत दूर है उससे, 6 से बहुत दूर है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको ऐसा फॉर्मूला बनाकर ऐसा एक इक्वेशन बना लेना चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात हो रही होगी तो इसे यूज़ करना चाहिए। इंटू 100 करने पर परसेंटेज एरर की बात हो जाएगी, और अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इस तरह की प्रॉब्लम्स पहले भी हमने सॉल्व की हुई हैं।
वीडियोस में भी की हुई हैं और क्लासरूम में तो करते ही रहते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। हर स्क्वायर का एरिया ये है, 7 स्क्वायर्स का एरिया निकालने के लिए सबको हम ऐड अप करेंगे, मतलब 5.29 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हम अभी अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। तो एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है 5.29, 7 स्क्वायर्स का टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 5.29 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो क्योंकि एडिशन के बाद आया हुआ है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस फाइनल रिजल्ट में रिटेन करना होते हैं। तो हर एक में ही डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2, तो फाइनल रिजल्ट में भी 2 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। तो इसका आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा, 37.03। पर एनटीए ने जो आंसर्स रिलीज किए उसमें ऑप्शन 4 को उन्होंने करेक्ट बोला हुआ है, जो नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 37.03। डेसिमल के बाद में ये हमको काउंट करना चाहिए, ये प्लेसेस 2 हैं, फाइनल रिजल्ट में भी 2 होना चाहिए, एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।